नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है मुग़ल पार्ट प्रथम, जिसमें हम बाबर की भारत विजय देखेंगे कि किस तरह से उसने भारत को विजय किया। बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसका जन्म फरगना में 14 फरवरी 1483 को हुआ। तुर्की तैमूर की पिता पक्ष की ओर से वे तुर्की तैमूर का 5वां वंशज था और मंगोल माता की ओर से वे मंगोल चंगेज़ खां का 14वां वंशज था। बाबर की माँ कुतलुग निगार खां थी और बाबर के पिता मिर्ज़ा उमर शेख थे जो फरगना के शासक थे। बाबर का वंश तुर्कों की चगताई शाखा के अंतर्गत था और बाबर का नाना यूनुस खां और बाबर की नानी अयाज दौलत बेगम का बाबर पर बड़ा प्रभाव था। बाबर के वंश को तुर्की वंश कहना अधिक उपयुक्त है क्योंकि वे पितृपक्ष की ओर से तुर्क था। मुगल शब्द मंगोल से बना है और मंगोल शब्द ईरानी और हिंदू स्वरूप का मुगल है। मंगोल वह मातृपक्ष की ओर से था। बाबर का नाना यूनुस खां उसको बाबर कहा करता था, जिसका अर्थ तुर्की भाषा में बाघ या शेर होता है। बाबर का पैतृक राज्य समरकंद था। वहां उसके चाचा या ताऊ अहमद मिर्जा का शासन था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की 8 जून 1494 ईस्वी को मृत्यु हो गई। जब वह कबूतरों को दाना चुगा रहा था तो उसके ऊपर मकान गिर गया और उसकी मृत्यु हुई। बाबर इस समय 11 वर्ष 4 महीने का था और उसे फरगना का शासक बनना पड़ा। बाबर का चाचा अहमद मिर्जा और मामा महमूद खान ने इस समय संयुक्त आक्रमण किया। बाबर ने अपनी नानी अयाज दौलत बेगम की सलाह से चाचा अहमद मिर्जा को चापलूसी भरा पत्र लिखकर उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, लेकिन अहमद मिर्जा ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और युद्ध आरंभ हुआ। दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, लेकिन अहमद मिर्जा के स्वास्थ्य बिगड़ने से और छोटी नदी को पार करते समय तथा बाबर व उसके स्वामिभक्त साथियों का साहस देखकर उसे वापस समरकंद लौटना पड़ा। बाबर का मामा महमूद खां भी अपने स्वदेश लौट गया। इस प्रकार फरगना आक्रमणकारियों से बच गया। अपनी कुशल शासन व्यवस्था, आकर्षक व्यक्तित्व से बाबर अपनी प्रजा में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया। बाबर समरकंद पर आक्रमण करना चाहता था क्योंकि उसका पैतृक राज्य था। बाबर अपने पूर्वज तैमूर की राजधानी समरकंद, जिस पर अहमद मिर्जा का शासन था, उस पर वह बड़ा मोहित था या कहते हैं उससे आकर्षित था। उसका चाचा अहमद मिर्जा जुलाई 1494 में मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसके बेटों में जब गृह युद्ध छिड़ा तो 1496 में बाबर ने समरकंद जीतने का पहला प्रयत्न किया, लेकिन असफल रहा। 1497 में वह सफल रहा और समरकंद के अपने पूर्वज तैमूर के राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। लेकिन 100 दिन बाद बाबर बीमार पड़ा और यह समाचार फरगना पहुंचा तो वहाँ विद्रोह हो गया, जिसे दबाने बाबर को समरकंद से फरगना जाना पड़ा। तो राजधानी अंदीजान इस समय तक फरगना की राजधानी अंदीजान इस समय तक विद्रोहियों के हाथ में लग चुकी थी। जब वापस बाबर समरकंद लौटा तो उसे पता लगा कि समरकंद भी उसके हाथ से निकल गया। अब वह धड़ धड़ की ठोकरें खाता रहा, भटकता रहा। बाबर के पास अब खोजन नामक पहाड़ी के अतिरिक्त कोई राज्य नहीं बचा।
उसके अनुयायी भी घटकर 200-300 रह गए। अब वह खानाबदोश बन गया। उसने बाबरनामा में लिखा कि मुझ पर बड़ी विपत्ति का समय आ गया है और मैं बिना रोए नहीं रह सका। 2 वर्षों तक उलटफेर करने के बाद फरगना को उसने पुनः जीत लिया 1498 में। लेकिन 1500 ईस्वी में पुनः फरगना उसके हाथ से निकल गया और फिर उसे खानाबदोश जीवन जीना पड़ा। 1501 में बाबर ने समरकंद से शैबानी खां को मार भगाया। अब समरकंद पर पुनः उसका अधिकार हो गया। 1502 में शैबानी खां ने बाबर को सरायपुल नामक स्थान पर हरा दिया। फलस्वरूप बाबर को अपनी आज़ादी के लिए अपनी बहन का विवाह शैबानी खां से करना पड़ा और तीसरी बार वह बेघर हो गया। इस खानाबदोशी जीवन से दुखी होकर बाबर ने बाबरनामा में वर्णन किया है। अब शैबानी खां ने समस्त ट्रांस ऑक्सियाना का प्रदेश जीत लिया। कुंदुज के गवर्नर खुसरो को हराया। खुसरो शाह के सैनिक बाबर से आकर मिल गए। अब वह 4000 आदमियों का प्रमुख बन गया। इस समय काबुल पर मुकीम अरगों का शासन था। बाबर के चाचा उलुग बेग खां के बेटे अब्दुल रज्जाक को वहाँ से निकाला था। अब बाबर काबुल की ओर बढ़ा। बाबर ने लिखा कि दूसरी रबी अक्टूबर 1504 के अंतिम 10 दिन में बिना किसी लड़ाई की, बिना किसी प्रयत्न के और सर्वशक्तिमान परमात्मा की असीम अनुकंपा से मैंने काबुल और गजनी तथा इसके अंतर्गत अन्य ज़िलों पर अधिकार कर लिया है। 1507 में उसने अपने पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त मिर्जा की उपाधि का त्याग करके बादशाह की उपाधि धारण की या पातशाह की उपाधि धारण की। इससे पहले किसी पूर्वज ने बादशाह की उपाधि धारण नहीं की थी। इसी वर्ष उसने कंधार को जीत लिया, लेकिन वापस कंधार उसके हाथ से निकल गया। मार्च 1508 में उसकी तीसरी पत्नी माहिम बेगम के गर्भ से उसे सबसे बड़े पुत्र हुमायूं का जन्म हुआ। 1510 के अंतिम दिनों में शैबानी खां, जो समरकंद का शासक था, ईरान के शाह इस्माइल सफ़वी से मर्व की लड़ाई में हार गया और मर गया। फलस्वरूप बाबर ने समरकंद पर अधिकार कर लिया और 1511 में उसने समरकंद के अलावा बुखारा व खुरासान भी जीत लिया। उज़्बेक लोग तुर्किस्तान की ओर चल गए। अब 1511 में बाबर के राज्य में ताशकंद, कुंदुज, हिसार, समरकंद, बुखारा, फरगना, काबुल व गजनी के प्रदेश थे। मई 1512 में उज़्बेक वापस आए और आक्रमण किया। उनका नेता अब्दुल्ला खां उज़्बेक था। उसके साथ लड़ते हुए कुल-ए-मलिक नामक स्थान पर बाबर बुरी तरह पराजित हुआ और उसे समरकंद से हटना पड़ा। अंत में समूचा ट्रांस ऑक्सियाना छोड़कर 1513 में वह काबुल लौट आया। यहाँ से पराजित होने का एक प्रमुख कारण था ईरान के शाह इस्माइल से हुए समझौते के आधार पर उसे शिया बनना था और उसके मत का प्रचार करना था। लेकिन ट्रांस ऑक्सियाना की जो जनता थी वह सुन्नी थी। उसे अब समरकंद का विचार त्यागना था। मध्य एशिया में अब बदख्शां ही एक ऐसा प्रदेश था जो उसके अधिकार में था, जिसे बाबर ने खान मिर्जा की देखरेख में छोड़ रखा था। तो अब बाबर का जो क्षेत्र था वह, या बाबर की जो महत्वाकांक्षा थी वह पश्चिम की ओर सिमट गई। पश्चिम की ओर से उसे अपना अधिकार त्यागना पड़ा। अब उसने पूर्व में अपने विजय करने की सोची है, काबुल से पूर्व में। यद्यपि बाबर ने शुरू से ही तुर्कों, मंगोलों, उज़्बेकों, ईरानियों, अफगानियों से युद्ध किए और वह उनके युद्ध कौशल, सैन्य कौशल से भली भांति परिचित हो चुका था। जैसा कि हम देखते हैं कि उज़्बेकों से उसने तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग सीखा। तुलुगुमा सेना का वह भाग होता है जो सेना के दाहिनी
वह बाहिनी भाग के किनारे पर खड़ा रहता है और समय आने पर चक्कर काटकर शत्रु के पीछे से विध्वंसात्मक हमला करता है। इसी तरह मंगोल और अफगानों से उसने सेना को छिपाकर रखने की चाल और दूसरी ओर लालच देकर शत्रु को भीषण व्यू की ओर धकेलना सीखा। ईरानियों से उसने बंदूकों का प्रयोग सीखा। अपने सहजातीय तुर्कों से उसने गतिशील अश्वारोहिणी अश्वों का संचालन सीखा। बाबर के पास इस सुनियंत्रित युद्ध प्रणाली का अनुभव इकट्ठा हो गया और बाबर के जो बुरे दिन थे उन्होंने उसे अनेक गुणों का धनी व अनुभवी बना दिया। 1514 से 19 के बीच उसे उस्ताद अली नामक एक तुर्की तोपची की सेनाएं उपलब्ध हुई और उसने उसे तोपखाने का अध्यक्ष बना दिया। उस्ताद अली को विस्फोटक शस्त्रों का प्रयोग उसने ईरानियों से कॉन्स्टेंटीन या कुस्तुनतुनिया के तुर्कों से सीखा। बाबर ने ईरानियों ने तो कुस्तुनिया के तुर्कों से सीखा था और बाबर ने इसे ईरानियों से सीखा। कुछ समय बाद उसे मुस्तफ़ा नामक एक तोप विशेषज्ञ की भी सहायता प्राप्त हुई और बाबर ने उससे अनेक तोपें ढलवाई। अब बाबर एक शक्तिशाली तोपखाने का स्वामी था और उसने हिंदुस्तान को जीतने की योजना बनाना प्रारंभ किया। बाबर ने लिखा कि उसके पूर्वज तैमूर ने भारत को जीता था, इस कारण वह हिंदुस्तान पर अपना पारिवारिक अधिकार समझता है। बाबर ने भारत पर लगभग 5 आक्रमण किए। अबुल फजल के अनुसार ये 5 आक्रमण थे। पहला 1505 में हुआ, दूसरा 1507 में हुआ, तीसरा जनवरी 1519 में हुआ, चौथे की तिथि ज्ञात नहीं है और 5वां आक्रमण 1526 में हुआ जो पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाता है। 1505 में जो आक्रमण हुआ तो उसने बाजौर यूसुफजाई जाति पर अधिकार कर लिया। झेलम के निकट भेरा पर अधिकार किया 1505 में और अपना राजदूत दिल्ली भेजा, किंतु लाहौर के सूबेदार दौलत खां लोधी ने उसके राजदूत को दिल्ली नहीं जाने दिया और उसका राजदूत 5 महीने बाद वापस चला गया। चौथा अभियान बाबर के पास जब कंधार का दुर्ग आ गया, उससे उसी समय पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी का निमंत्रण प्राप्त हुआ। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी व दौलत खां लोधी में इस समय बन नहीं रही थी और दौलत खां लोधी ने बाबर को अपना सम्राट मानने का वायदा किया। 1524 में बाबर ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वह लाहौर की ओर आया। इसी समय इब्राहिम लोधी ने दौलत खां लोधी को दबाने के लिए एक सेना भेजी, जिससे दौलत खां लोधी पराजित हुआ और उसे निर्वासित होना पड़ा। अब बाबर लाहौर के निकट पहुंचा और उसने लाहौर अधिकार कर लिया। उसके बाद वह दीपालपुर पर अधिकार कर लिया। बाबर ने पंजाब को अपने अधिकार में रख लिया। दौलत खां को जालंधर व सुल्तानपुर के 2 जिले सौंप दिए। दौलत खां को इससे निराशा हुई और उसने बाबर से छलपूर्वक सलाह दी। उसने महत्वाकांक्षी पुत्र दिलावर खां ने अपने पिता की स्वार्थपूर्ण योजना का रहस्य उद्घाटन बाबर के सामने कर दिया। परिणाम स्वरूप बाबर ने सुल्तानपुर दिलावर खां को प्रदान कर दिया और जालंधर दौलत खां के हाथों में रहने दिया। आलम खां इब्राहिम लोधी का एक चाचा था जो दिल्ली के राज सिंहासन का उम्मीदवार था। वह अपने भतीजे इब्राहिम लोधी के विरुद्ध आयोजित युद्ध में बाबर की सहायता पाना चाहता था।
इन व्यवस्थाओं से निश्चित होकर बाबर दीपालपुर, लाहौर और सुल्तानपुर में अपने दुर्ग रक्षक छोड़कर काबुल चला आया। जैसे ही बाबर ने पीठ फेरी, दौलत खां ने अपने पुत्र देवाल लावर खां पर आक्रमण कर दिया और सुल्तानपुर हड़प लिया। बाद में दीपालपुर की ओर अग्रसर हुआ और आलम खां को मार भगाया। उसने पूरे पंजाब को पुनः अधिकृत करने का प्रयत्न किया, लेकिन सियालकोट में बाबर के दुर्रक्षकों ने उसे हरा दिया। दौलत खां से पराजित होकर आलम खां लोदी काबुल भाग गया और उसने वहां बाबर से संधि कर ली। बाबर ने दिल्ली के राज सिंहासन के लिए आलम खां लोदी का अधिकार स्वीकार लिया, लेकिन शर्त यह रखी कि आलम खां संपूर्ण पंजाब को बाबर की सर्वोच्च सत्ता के अधीन छोड़ देगा। लाहौर आने पर आलम खां को फुसलाकर दौलत खां ने बाबर से की हुई संधि भंग करा दी और अपने लिए पंजाब का आत्मसमर्पण चाहा, और इसके पश्चात वे इब्राहिम लोदी से निपटने के लिए दिल्ली की ओर बढ़े। लेकिन सुल्तान इब्राहिम लोदी ने उन्हें कराची शिकस्त दी। इन सब घटनाओं की सूचना बाबर को प्राप्त हुई तो उसने अंतिम रूप से बाबर ने भारत आक्रमण करने का निश्चय किया। उज़्बेकों से धमकी से छुटकारा पाकर बाबर नवंबर 1525 में भारत की ओर चला। बदख्शां में उससे हुमायूं भी आकर मिल गया। सियालकोट में उसने आलम खां से संधि विच्छेद और दिल्ली आक्रमण की सफलता का समाचार सुना। दौलत खां व गाजी खां भय से कांप उठे और मिलवात के दुर्ग में छिपकर बैठ गए। बाबर ने तुरंत दुर्ग के चारों ओर घेरा डाला और दौलत खां को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया। बाबर ने हुक्म दिया कि जिन 2 तलवारों को कमर में बांधकर दौलत खां मुझसे लड़ने के लिए तैयार हुआ, उन तलवारों को गर्दन में लटकाए हुए वह मेरे सामने उपस्थित हो। जैसे ही दौलत खां ने बाबर के सम्मुख झुकने का विलंब किया, बाबर ने आज्ञा दी कि उसकी टांगें खींच ली जाए, जिससे वह झुक जाए और अपने विद्रोही व्यवहार के लिए लज्जित हो। उसके पश्चात उसे भेरा नगर में बंदी बनाकर भेज दिया गया, किंतु मार्ग में दौलत खां की मृत्यु हो गई। और इसी समय आलम खां बड़ी दयनीय दशा में बाबर की शरण में आया। अब लोदी उम्मीदवार आलम खां के प्रति उसने पूरा ध्यान दिया। संभवतः इसी समय चित्तौड़ के राणा सांगा ने इब्राहिम पर सम्मिलित आक्रमण करने का प्रस्ताव भेजा। जब आक्रमण की इच्छा स्पष्ट प्रतीत, बाबरनामा के अनुसार बाबर ने पानीपत के युद्ध से पूर्व पानीपत के मैदान में घेरा डाला और बाबर की सेना में 12,000 सैनिक थे, जबकि इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख सैनिक और 1,000 हाथी थे। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध प्रारंभ हुआ और दोपहर तक चला। बाबर ने उत्कृष्ट युद्ध व्यवस्था और सैन्य संचालन शक्ति से इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी स्वयं लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके साथ उसका सामंत ग्वालियर का राजा विक्रमाजीत भी वीर गति को प्राप्त हुआ। इब्राहिम लोदी के 15,000 आदमी मारे गए। पानीपत के प्रथम युद्ध का परिणाम यह हुआ कि हिंदुस्तान की सर्वोच्च सत्ता कुछ समय के लिए अफगान जाति के हाथ से निकलकर मुगलों के हाथ में चली गई। लोदियों की सैन्य शक्ति पूर्णतः छिन्न-भिन्न हो गई। नया राजवंश आया जिसने अपना विदेशी दृष्टिकोण त्याग कर
हर तरह से अपना भारतीयकरण किया। मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, बाबर दिल्ली व आगरा का स्वामी बना, लेकिन अभी भी उसके शत्रुओं की संख्या कम नहीं थी और उसने अब राज्य विस्तार की योजनाएं बनाई। इब्राहिम लोदी की पराजय के प्रमुख कारण ये थे कि इब्राहिम लोदी की जो नीति थी वह ढुलमुल थी और वह प्रत्येक अफगान सरदारों को संदेह की दृष्टि से देखता था। उसके पास अनुभव नहीं था, बाबर से वह अनुभवहीन था। वह उज्जड़ था, उसमें धार्मिक उत्साह नहीं था, उसका संगठन फिरकों के आधार पर बटा था, कार्य विभाजित नहीं था। बाबर ने लिखा कि हिंदुस्तान के सैनिक मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। बाबर की सेना सुशिक्षित, अनुभवी, अनुशासित थी, वह सुव्यवस्थित थी। इब्राहिम के अधिकार में तोपखाने का एक दल नहीं था, जबकि बाबर के पास शक्तिशाली तोपखाना था और उसका सारा दायित्व उसने दो अनुभवी तोपचियों मुस्तफ़ा और उस्ताद अली के ऊपर सौंप रखा था। इब्राहिम हाथियों को महत्व देता था, जबकि बाबर घुड़सवारों को। बाबर उत्कृष्ट युद्ध कला में पारंगत था, जो मध्य एशिया की अनेक युद्ध कलाओं का सम्मिश्रण थी, जबकि इब्राहिम लोदी भारत की प्रचलित पुरानी दकियानूसी युद्ध प्रणाली से युद्ध लड़ रहा था। वह अनुभवहीन बहादुर युवक था। इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा से सहायता प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया। तो अब बाबर ने दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया और बाबर का वंश, मुगल वंश, भारत की सत्ता पर स्थापित हो गया। धन्यवाद। पानीपत को जीतने के बाद बाबर ने अपना राज्य विस्तार करने की योजना बनाई और भारत में उसने अन्य युद्ध जीते, लेकिन उसके आदमी उसे काबुल वापस जाने की सलाह देने लगे। लेकिन बाबर भारत में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसने अपने आदमियों के सामने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से भाषण दिया और उसने कहा कि जो भी यदि जाना चाहता है तो वह चला जाए, लेकिन आगे से मेरे सामने ऐसा प्रस्ताव न रखे। अब लोगों को लगा कि बाबर भारत को जीतने वाला है। अब बाबर और राणा सांगा का युद्ध निश्चित हो गया। हम देखते हैं कि खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा का युद्ध हुआ। बाबर के सेनापतियों ने अन्य प्रदेश जैसे मोहम्मद अली जंग ने रापरी जीता, मेहंदी ख्वाजा ने इटावा जीता, सुल्तान मोहम्मद ने कन्नौज जीता, जुन्नैद बरलास ने धौलपुर जीता, ग्वालियर को हुमायूं ने पहले ही जीत लिया था। अवध के बिहार अफगान सरदार नासिर खान लोहानी और मारूफ फरमूली को हुमायूं ने कन्नौज में पराजित किया। तो इस तरह से बाबर ने भारत पर अपना अधिकार किया। अब हम देखें कि खानवा का युद्ध किन परिस्थितियों में हुआ। खानवा के युद्ध के लिए बाबर को राणा सांगा से लड़ना था, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली सरदार था और राजपूताने का नेतृत्व कर रहा था। उसकी सेना में 7 राजपूत राजा व 104 सरदार सम्मिलित थे। उसने बयाना पर अधिकार किया। राणा के साथ बहुत से शक्तिशाली सरदार हो गए, जैसे राय सिंह का सिलहदी तंवर, हसन खां मेवाती, सुल्तान महमूद, इब्राहिम लोदी का बाद महमूद लोदी आदि सम्मिलित थे। बाबर ने जो कुछ काल पूर्व इब्राहिम लोदी की मां द्वारा विष दिए जाने से बाल बाल बचा था, सुल्तान मिर्जा को कुछ तेज अश्वारोहियों सहित बयाना की सहायता के लिए भेजा। बयाना के दुर्रक्षकों से मुठभेड़ करने में यह सेना असमर्थ रही
और भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। इन सैनिकों ने राजपूतों के अपार शौर्य, साहस व वीरता के किस्से बाबर को सुनाए। बाबर इस समय शीघ्र पहुंच गया। उसने 1500 सैनिकों का एक दल शत्रु के स्थिति का निरीक्षण करने के लिए भेजा। उसने 1500 सैनिकों का जो दल भेजा था, वे लोग बुरी तरह पराजित हुए और मार काट करके खदेड़ दिए गए। राणा पहले से ही खानवा के निकट एक पहाड़ी तक बढ़ आया, जो वर्तमान भरतपुर राज्य का एक गांव और आगरा के पश्चिम में 37 मील दूर तथा सीकरी से 10 मील दूर की स्थिति पर था। अब बाबर के सामने विषम परिस्थिति थी। उसकी सेना घबरा रही थी और राजपूतों के पराक्रम और उसकी बहादुरी से भयभीत हो चुकी थी। काबुल के एक ज्योतिषी ने भी बाबर को यह भविष्यवाणी की कि बाबर की पराजय निश्चित है। मुगल सेना भयभीत हो गई तो बाबर ने अपने सैनिकों का साहस बढ़ाने के लिए नाटकीय ढंग से मदिरा का परित्याग करते हुए मदिरा पात्रों को धरती पर उड़ेल दिया और तोड़ फोड़ डाला। उसने मुसलमानों पर से तमगा नामक कर हटा लिया। इतने पर भी उसके साथियों की हिम्मत नहीं बढ़ी। उसने एक फौजी साथियों की सभा आयोजित की और उनकी उसमें अपील की, मेरे साथी सरदारों, क्या तुम जानते हो हमारे और हमारी जन्मभूमि, हमारी सुपरिचित नगरी के मध्य कुछ महीनों की यात्रा है। यदि हमारा पक्ष पराजित होगा तो हमारी क्या दशा होगी? कहाँ हमारी जन्मभूमि होगी? हमारा कहाँ नगर होगा? हमें अपरिचितों और विदेशियों से जूझना है। उसने प्रभावशाली ढंग से भाषण दिया, अल्लाह ही अविनाशी व अविचल है। जिसने जीवन के सुख और ऐश्वर्य को भोगा है, उसे अंत में मृत्यु को वर्ण करना होगा। कलंकित नाम के साथ जीवित रहने की अपेक्षा शान के साथ प्राण दे देना अधिक अच्छी बात है। अगर मैं शान के साथ मरता हूँ तो यह बड़ा अच्छा है। मुझे प्रतिष्ठा छोड़ जाने दो, क्योंकि मेरा शरीर वास्तव में मौत से बचकर नहीं जा सकता। सर्वशक्तिमान के नाम पर हमें शपथ ग्रहण करनी चाहिए कि हम ऐसी शानदार मृत्यु के मुख नहीं मोड़ेंगे, और जब तक हमारी आत्मा हमारे शरीर से पृथक नहीं है, हमारे शरीर संघर्ष के इन खतरों से कभी पृथक नहीं होंगे। उसने वचन दिया कि विजय के पश्चात जो कोई अपने घर जाना चाहेगा उसको जाने की अनुमति दी जाएगी। उसने राणा के विरुद्ध जिहाद तो पहले ही घोषित कर दिया था। उसने साथियों को पुनः स्मरण कराया कि अपने धर्म की मान प्रतिष्ठा के लिए हमें युद्ध लड़ना है। प्रत्येक ने कुरान पर हाथ रखकर अपनी पत्नी के परित्याग की शपथ लेते हुए कहा कि वे अंत तक लड़ेंगे और बाबर का साथ देंगे। अब बाबर खानवा पहुंच गया। बाबर के अनुसार राजपूती सेना में 2 लाख सैनिक थे, लेकिन असली योद्धा शक्ति 80,000 से अधिक नहीं रही होगी। रशबुक विलियम्स के अनुसार बाबर की सेना के प्रबल योद्धाओं की संख्या 8 से 10,000 थी, जो निस्संदेह कम अनुमानित है। वास्तविक स्थिति यह रही होगी कि बाबर और राणा सांगा और बाबर की सेना में 2 और 1 का अनुपात रहा होगा। बाबर ने सेना की व्यूह रचना पानीपत के ढंग के आधार पर की और राणा सांगा की सेना 4 प्रचलित खंडों में विभाजित थी, अग्रगामी रक्षक, मध्य पक्ष, दाहिना पक्ष और बायां पक्ष। 16 मार्च 1527 को प्रातः 9 बजे लगभग युद्ध प्रारंभ हुआ। राणा सांगा ने अपने बाएं पक्ष को आक्रमण करने की आज्ञा दी। दाहिने तुलगुमा पर प्रहार का ऐसा आघात हुआ कि तितर-बितर हो गए। राजपूतों के बाएं पक्ष पर आक्रमण बाबर द्वारा किया गया। मुगलों के दाहिने पक्ष में लड़ाई का वेग सर्वत्र फैल गया और हम देखते हैं कि वामपक्षी तुर्गुआ को घूमकर राजपूत सेना के पिछले भाग पर आक्रमण करने का हुक्म बाबर ने दिया। दोनों ओर से सभी सैन्य खंड भयंकर युद्ध में संलग्न थे और निरंतर युद्ध चल रहा था। यदि किसी की ओर युद्ध झुका हुआ दिखाई देता
तो राजपूतों की ओर था। निराश हुए बिना बाबर ने एक सेना नायक को अपने चुने ही निजी अश्वारोहियों के दल को मध्य से लेकर शत्रु के दोनों वार दलों पर प्रहार करने के लिए आक्रमण कहा। फलस्वरूप मुगलों में और राजपूतों में भयंकर युद्ध हुआ। अंतिम प्रहार ऐसा भयंकर था कि मुगल पक्ष अपने घेरे डालने की स्थिति से हटकर अपने केंद्रीय भाग की पंक्ति में आ पहुंचा। वे जब लगभग उसी स्थान पर खड़े थे जहां बाबर खड़ा था, मुगल तोपखाने ने भयंकर आक्रमण किया और राजपूतों का साहस टूटने लगा। बाबर ने अपने दोनों पक्षों को दूसरा प्रहार करने का हुक्म दिया। अब राजपूत बिखर गए और युद्ध में विजयश्री बाबर को मिली। राणा संगा स्वयं घायल हुआ और उसे उसके आदमी सुरक्षित स्थान पर ले गए और जनवरी 1528 में उसकी मृत्यु हो गई। हसन खां मेवाती व अन्य प्रमुख सरदार वीरगति को प्राप्त हुए। महमूद लोदी साफ बचल कर निकल गया। तो इस तरह यह खानवा का युद्ध। इस विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो ये थी। अब 7 अप्रैल 1527 में बाबर ने मेवात पर विजय की और अलवर में प्रवेश किया। चंदेरी की मेदिनी राय के दुर्ग चंदेरी पर 29 जनवरी 1528 को विजय पाई गई और दुर्ग के सभी राजपूत अपनी स्त्रियों को मारकर शत्रुओं पर टूट गए और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। मेदिनी राय की 2 कन्याओं में से एक कन्या कामरान को और दूसरी कन्या हुमायूं को दे दी गई। घाघरा का युद्ध। बाबर ने बिहार के सरदार बिब्बन, जिसने मुगलों को निकालकर अवध पर अधिकार कर लिया था, गंगा पार करके पराजित किया, बंगाल की ओर खदेड़ दिया। महमूद लोदी जो खानवा से भाग खड़ा हुआ था, 1 लाख सैनिक इकट्ठे करके उसने चुनार दुर्ग को घेर लिया। जैसे ही बाबर आगे बढ़ा तो उसने घेरा उठा लिया और बाबर ने उन्हें बंगाल तक खदेड़ दिया। बाबर ने नुसरत खां, जो बंगाल का सम्राट था, उससे मार्ग देने की बात कही। बाबर और अफगानों के बीच घाघरा नदी के तट पर 6 मई 1529 में युद्ध लड़ा गया, जिसमें अफगानों का नेतृत्व इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई महमूद लोदी कर रहा था। दोनों ओर से तोपखानों व नावों का प्रयोग हुआ। अफगान पराजित हुए। बाबर और बंगाल के नुसरत शाह के बीच संधि हुई कि दोनों दल एक दूसरे की सर्वोच्च सत्ता का आदर करेंगे। बाबर के शत्रुओं को उसने शरण नहीं देना स्वीकारा। यह बाबर का अंतिम युद्ध था। अब अफगान उसकी शरण में आ गए। अब बाबर के अधिकार में सिंधु, बदख्शां से बिहार तक और हिमालय से ग्वालियर तक और चंदेरी तक का भाग था। मुल्तान पर भी मुगलों का अधिकार हो गया। अब पश्चिमी कोण पर केवल सिंध ही बाबर के अधिकार से बाहर रहा। महमूद लोदी को बंगाल में एक जागीर दे दी गई थी। अब बाबर ने आगरा में अपने रहने के लिए महल बनवाया, कई इमारतें बनवाई, नई गुसलखानों का निर्माण करवाया, सुंदर सुंदर बाग लगवाए। बाबर कहा करता था कि हिंदुस्तान के तीनों अभिशापों, गर्मी, धूल और लू से गुसलखानों और सुंदर बागों से ही रक्षा की जा सकती है। उसने प्रांतों में फैली अव्यवस्था को खत्म करने के लिए फौजी गवर्नर नियुक्त किए। उसके सेनापति मीरक ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में बाबर द्वारा बनवाई गई। रुहेलखंड में संभल की मस्जिद बाबर के द्वारा बनवाई गई। आगरा में उसने आराम बाग का निर्माण करवाया। 26 दिसंबर 1530 में उसकी मृत्यु हुई। यह कहा जाता है कि उसका पुत्र हुमायूं अत्यधिक बीमार पड़ा तो उसने खुदा से
उसके बदले, हुमायूं के बदले उसकी मृत्यु करना स्वीकारा और खुदा ने उसकी आरजू को कबूल कर लिया और हुमायूं को बख्श दिया और बाबर मृत्यु को प्राप्त हुआ 26 दिसंबर 1530 को। बाबर ने मुबाइन यान नामक काव्य शैली का आविष्कार किया। जब बाबर हिंदुस्तान आया था तब दूरी नापने के लिए सिकंदर लोदी द्वारा निर्मित एक सिकंदर गज प्रचलित था, लेकिन बाबर ने इसको बंद करके बाबरी गज का निर्माण करवाया। पानीपत की विजय के बाद आगरा में हुमायूं ने बाबर को अन्य खजानों के साथ कोहिनूर हीरा भी भेंट किया था। प्रोफेसर श्रीराम शर्मा के अनुसार बाबर द्वारा अपने बेटे हुमायूं की बीमारी को अपने ऊपर लेने व बदले में प्राण त्याग देने की बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। बाबर की मृत्यु के बाद उसका शव आगरा के आराम बाग में रखा गया और उसको बाद में काबुल भेज दिया गया। वहाँ एक सुंदर स्थान पर जिसे स्वयं बाबर ने अपने लिए चुना था दफना दिया गया। यहाँ ठंडे पानी की छोटी सी नदी बहती है। लेनपूल ने उसके बारे में लिखा कि कहा जाता है कि बाबर अपने दोनों बगलों में एक एक आदमी को लेकर किले की दीवार पर दौड़ा करता था और रास्ते में जो तोपे रखने की खाइयाँ होती थी उनको कूद जाया करता था। बाबर ने लिखा कि रास्ते में जितनी भी नदियाँ मिली मैंने उन्हें तैरकर पार किया है, केवल गंगा नदी को ही अब तक पार नहीं किया। बाबर का आत्मचरित्र तुझके बाबरी या बाबरनामा को बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा और इसका 2 बार फारसी अनुवाद हुआ। पहला फारसी अनुवाद पायंद खान ने किया और दूसरा फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया। धन्यवाद।